नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि कल मोदी कैबिनेट के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई। बताया गया कि इस बार की जनगणना में जाति की भी गणना होगी, यानी इस बार जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति की भी गणना की जाएगी। अब इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ पक्ष जहां इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। बता दें कि जनगणना हर एक 10 वर्षों के बाद की जाती है। अभी तक 2011 में जनगणना की गई थी, 11 के बाद 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में नहीं की गई और इसे टाल दिया गया, जो अभी तक टला ही था। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश पाल। हम इनसे बात करेंगे आज जो मोदी कैबिनेट के द्वारा कल घोषणा की गई जातीय जनगणना के बारे में, इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दिनेश पाल जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मोदी कैबिनेट के द्वारा कल पास किया गया कि घोषणा की गई कि अब की बार जो जनगणना होगी उसमें जाति की भी गणना होगी, इसको लेकर आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये बहुत ही जरूरी फैसला है और इसकी मांग हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं इस फैसले की। और हम लोग सतर्क हैं इस फैसले के साथ ही कि उनका जो किन किन सवालों को लेकर आते हैं, क्या डिजाइन बनाते हैं जातीय जनगणना के, कॉलम क्या रखते हैं और कब शुरू करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार में चुनाव इसलिए शगुफा छोड़ दिया गया और चुनाव के बाद शांत पड़ जाए। इन सब पे हम लोग नजर रखेंगे। और यह तो आप देखेंगे कि जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के, उस समय तब उस समय जब देवगौड़ा साहब की सरकार बनी थी, उसके कैबिनेट देवगौड़ा साहब के कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव पास हुआ था कि जातीय जनगणना 2001 में जब जनगणना होगी तो उसके साथ जाति की गणना भी होगी। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बन गई और उन्होंने 2001 की जनगणना में इसको नहीं कराया जनगणना। तो उस समय से हम लोग यानी कि आज से लगभग 3 दशक पहले से हमारी पार्टी इसको मजबूती से मांग कर रही है। और यह इसके बाद अब 2010 में देखते हैं, 2010 के में लोकसभा में सर्वसम्मति इस प्रस्ताव पास हुआ था। उस समय भाजपा के जो हुकुमदेव जी थे और मुंडे जी थे, ये लोग साथ में थे और बात हुई थी कि 2011 में के जनगणना में जातीय जनगणना होगी। लेकिन जिस कांग्रेस के राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं किया, कुछ नेताओं की वजह से वो नहीं हुआ उसमें। और उन्होंने फिर उसके बाद लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, इन लोग जब दबाव बनाए, तब उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट मतलब पिछड़े आर्थिक पिछड़ेपन और जातीय जनगणना को करके उन लोगों ने एक रिपोर्ट मतलब जनगणना की। लेकिन उसका रिपोर्ट आते आते सरकार बदल गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो 2014 में तो गणना की गई थी। हाँ, 2014 में गणना की गई, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो अरुण जेटली और उनके जो सरकार कैबिनेट के लोग थे, उन्होंने कहा कि डाटा करप्ट हो गया है या डाटा पब्लिश करना संभव है, और लोगों ने डाटा नहीं जारी किया, जिसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी राजभवन मार्च भी किया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से कि आप क्या वहाँ कहो कि आपको जुलाई 2015 में उन्होंने जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च निकाला था और उसने मजबूती से मांग की थी। तो ये जातीय जनगणना की मांग लगातार शुरू से ही, खासकर मंडल के मेन जो मुख्य रूप से इसकी जो जरूरत महसूस हुई, अब काका कालेलकर आयोग की जब बनी उस समय भी उनको लगा कि जाति आंकड़े नहीं रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद जब मंडल कमीशन बना और मंडल जी जब अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उन्होंने 3 बार लिखा, ज्ञानी जय सिंह जब को भी लिखा था कि आंकड़े की जरूरत है, जातीय जनगणना कराई जाए। तो कई बार उस समय से मांग जारी है और हमारे जितने सामाजिक न्याय के नेता हैं, और चाहे वो रामविलास पासवान जी क्यों न रहे हों, मनोहर कांसी साहब ही रहे हों, सब ने मांग कर रहे थे। लालू जी तो बहुत मजबूती से करते रहे। तो यह जो फैसला है हमारी जीत है, उन सामाजिक न्याय के लोग समर्थकों की जीत है। इसको मास्टर इसको कह रहा है। देखिए, आप अगर ध्यान दिए होंगे कल से, तो जितना भाजपा इससे खुश नहीं है, जितना सेलिब्रेट नहीं करा, उससे ज्यादा वो सामाजिक न्याय के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो उसे खुशी मना रहे हैं। तब संभवतः पहली बार आप देखेंगे 2014 के बाद शायद पहली बार ऐसा कोई फैसला हो भाजपा का जिसको इतना स्वागत हम लोग वहीं पे थे, प्रवक्ता साहब के साथ प्रवक्ता लोग थे। तो
पुलिस स्वागत हो रहा है, क्योंकि यह उनका मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा हम लोग का था। वो लोग तो विरोध करते थे। अब देखेंगे कि खुद उनके जो आरएसएस है, मोहन भागवत जी ने कहा था कि जब जाति की गणना होगा तो पैमाने से पड़ेगा। आप उनके योगी जी को देखिए, सदन में उन्होंने उसकी आलोचना की थी, और भाजपा के तमाम नेता। अभी को आपको याद है कि मतलब 2 अक्टूबर 2023 की बात कर रहे हैं, नीतीश जी ने जाति आधारित गणना कराई बिहार में, तो यही मोदी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पाप है। और उन्होंने बात कहा, उसके बाद बोला कि देश में कुल 4 प्रकार के गरीब हैं। उन्होंने किसान, युवा और महिला और एक अमीर, 4 वर्ग है, उसको उन्होंने जाति बताया। बस 4 प्रकार की जातियां हैं देश में, और जाति कुछ नहीं है। तो ये क्या बिहार चुनाव को लेकर ये देखिए, अभी आप एक चीज देखे होंगे कि जिस तरह से हमला हुआ पहलगाम में, और उसके बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट से एक चला, जाति नहीं धर्म पूछा गया, तो उस पर उनकी बहुत किरकिरी, बहुत आलोचना हुई। और उसके बाद उनको लगा कि चारों तरफ गिर रहे, तो बिहार चुनाव सामने है। और अब जिस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो बिहार का जो सर्वे जारी हुआ था, उसमें नीतीश जी का नेतृत्व जरूर था, लेकिन उसमें पहल और दबाव तेजस्वी यादव जी ने उसे बहुत पहल की थी, और सर्वसम्मति के साथ एक सर्वदलीय टीम के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे। नीतीश जी का नेतृत्व था। उस समय मोदी जी ने इनकार कर दिया था। उस समय केंद्र जो बिहार के भाजपा नेता थे, भले मजबूरी में साथ दे, लेकिन सर्वदलीय बैठक गई थी। केंद्र का जो नेता था वो पसंद नहीं करता था। उस समय भी विरोध करते थे वो, और बाद में मंचों से भी कई बार बोले उन्होंने, कि लोग बोला। लेकिन अब देखें कि जब सामने चुनाव है और इसको हम लोग रखेंगे, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, हमारे विस्तारित जो आरक्षण हुआ, 65% जो आरक्षण बिहार ने बढ़ाया, उसको बीजेपी के लोगों ने खुद जाकर रोका। हमारी पार्टी आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़ रही है, भले तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो सर्वे की रिपोर्ट लगातार आ रहे हैं, 2 सर्वे, सी वोटर एक सर्वे किया है, 2 सर्वे किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को 1 नंबर पर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं। कभी 42%, तो अब की बार दूसरा हुआ तो 36% आया। तो क्या इन सब आंकड़ों को लेकर ही ये सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में अपना पेश किया है? क्या देखिए, जो एनडीए सरकार है, जो बिहार की हो चाहे केंद्र की हो, वो कहीं ना कहीं घबराहट में है। और 17 महीना का कार्यकाल रहा है हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। उसमें एक तो रोजगार, जहाँ जाति धर्म को जो मुद्दा धर्म का बना के ध्रुवीकरण करते थे, वहाँ उन्होंने रोजगार पे ला दिया। और रोजगार जब कहा था तो लोग यही नीतीश जी कहे थे कहाँ से लाए, बाप घर से लाएगा, लेकिन बाद में उनके जब साथ आया और नौकरी दिया, एक रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और दूसरा रहा जाति जनगणना, और जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण का विस्तार, 65% आरक्षण हुआ, जिससे जो बाद में कोर्ट में लगवाया। उस समय भी सदन में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, और आज तक अभी शामिल नहीं किया। अभी भी कल भी हमारे नेता जी ने कहा, आप अगर वाकई चाहते हैं जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, तो सबसे पहला सत्र बुलाइए और यहाँ फिर प्रस्ताव भेजेंगे हम, और वहाँ सब 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, इसको कर दीजिए। बाकी फिर आप जनगणना कीजिए, जो आंकड़े आएंगे तो केंद्रीय स्तर पे भी आप आरक्षण की सीमा का विस्तार कीजिए और आरक्षण को बढ़ाइए। तो कहीं न कहीं उस 2 काम से बिहार के लोग हमारे तेजस्वी जी को बहुत पसंद करने लगे हैं, और उनका ग्राफ सीधे बढ़ गया। और इस चुनाव में जितना भी सर्वे हो रहा है उसमें बहुत आगे जा रहे हैं, तो आसपास का भी बड़ा अंतर दिख रहा है। और नीतीश जी के, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनकी जो स्थिति है, उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, उस पर हम नहीं टिप्पणी करेंगे। तो इसको लेकर लग रहा है कि एक तरफा माहौल बनने लगा, और हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन जिस तरह का स्थिति, महागठबंधन सरकार बनने की स्थिति में है, उससे वो लोग घबराए हुए हैं। तो वो आके हम लोग के मुद्दों को आगे लाए हैं कि इस पे, लेकिन हम स्वागत करते हैं, हमारा मुद्दा है, हम जीत महसूस करते हैं, और हम लोगों का जीत जश्न मनाया इसका। हालांकि अगर देखें तो विपक्ष के केवल ये पहले मुद्दे नहीं थे, कुछ अन्य भी मुद्दों को अगर हम देखें तो या तो उसको स्थगित करना पड़ा सरकार को, मोदी सरकार को, या मैंने वापस कर कृषि कानून वो लिया था, एनआरसी की बात करें, सीए की बात करें, एक तरीके से स्थगित किया। कई मुद्दों पर रोस्टर जो आप विश्वविद्यालय में हम आए तो विश्वविद्यालय की पीड़ा को महसूस करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं क्या कि एक तरीके से राहुल का सिस्टम ही काम कर रहा है, सरकार मोदी की है, मोदी गवर्नमेंट है, लेकिन सिस्टम जो काम कर रहा है विपक्ष का काम कर रहा है। विपक्ष अभी जो है, खासकर राहुल गांधी जी को भी चले जाता है, राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी हुए, तेजस्वी जी हुए, हमारे तमाम नेता जो बहुत मजबूती से मुद्दा को रख रहे हैं, और कहें कि आप अखिलेश जी को कहा है ना, सदन में भी कहा था, हमारे वहाँ सांसद मनोज झा जी मजबूती से रखते हैं
कि आप करा दीजिए, नहीं तो हम आएंगे तो कराएंगे। तो वो उनकी जैसे एक तो दो हमारे नीतीश जी और नायडू जी के बैसाखी पर सरकार चल रही है और इधर दबाव विपक्ष बहुत आक्रामक है, तो वो कहीं न कहीं मजबूर हैं हमारे मुद्दे पे आने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए। वो आप अभी जिस तरह से आक्रामकता है वो याद आती है कि किस तरह से कांसी राम जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश जी, शरद यादव जी, लालू जी सब जब मुद्दे मजबूती से रखते थे, सदन में मंडल कमीशन के दौर का याद कीजिए। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अब तो घोषणा हो गई, हम लोग घोषणा हो गई, हम लोग इस पे कई नजर रखेंगे। हम लोग डेट की मांग कर रहे हैं, सरकार तिथि तय करे कि हमारी जनगणना कब कराएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या वो लोग पूछता है, क्या उसमें, क्योंकि जो मुख्य बिंदु हैं, जो हमारा किस क्षेत्र में क्या भागीदारी है, नौकरियों में कहाँ है, हम लोग प्राइवेट में, मतलब जहाँ जहाँ जो सरकारी विभाग है उसमें हम दलित पिछड़ा उसकी भागीदारी क्या, आदिवासी की भागीदारी क्या, ये चिन्हित कर रहे हैं कि नहीं, इस पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहेंगे जैसे आंकड़े आए उसके बाद भागीदारी दी जाए, जनसंख्या जितनी भारी हो, जिसकी संख्या ज्यादा भारी हो, उसके अनुसार आप आरक्षण का विस्तार कीजिए और उसको बढ़ाइए और आरक्षण दीजिए। उसके साथ ही मान्यता ने मांग की, जैसे अब SC/ST के लिए MP चुनाव में, MLA चुनाव में सुरक्षित सीटें हैं, उस तरह अति पिछड़ा के और पिछड़ा के लिए भी कानून बनाया जाए और ताकि उनको भी सही भागीदारी मिले। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह महिला आरक्षण को बढ़ाया गया, मतलब पास तो करा दिया गया लेकिन वो अभी तो उस तरह से तो ये नहीं हो सकता कि केवल घोषणा करके छोड़ दे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग चौकन्ना है कहीं ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण के भागीदारी के जो लाया गया, प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था, उस तरह कहीं ठंडे बस्ते में न डाल दें। हाँ, तो क्योंकि इस सरकार के शुरू से देख रहे हैं कि जुमला फेंकने में बहुत आए है, तो कभी कभी बैक फुट पे चल जाए, कभी बैक हो जाए, तो उस तरह हम लोग इसके घेरेंगे और हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिहार के चुनाव को नजर में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लाया, ऐसा अगर करते हैं तो बिहार के नेता तो ऐसे बहुत जागरूक है और बिहार में सर्वे हो चुका है, तो उनका जवाब जनता भी देगी और हम लोग तैयार करेंगे। और इसको हम लोग मंडल कमीशन से भी जोड़ के देख रहे हैं। मंडल कमीशन का मंडल आयोग जो हुआ, अब जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण लागू किया था, तो उससे महिला की रिपोर्ट पे उसका एक अगला पड़ाव हम लोग देख रहे हैं। निजी सेक्टर में भी आरक्षण की अब मांग, बिल्कुल मांग, तो मंडल आयोग में भी इसकी बात की गई है और सरकार ने तो घोषणा जाति गणना की है, जनगणना की है, लेकिन अब क्या मांग तेजी से उठेगी? सरकार के जो मंत्री थे वैष्णव जी ने जो आके बताया, अभी विस्तार से उनको बताना चाहिए था इस पे, लेकिन उन्होंने खाली बस कहा कि हमने प्रस्ताव हुआ कि जो अगले जनगणना होगी उसमें जाति की गणना भी होगी, उन्होंने भी नहीं बताया, टाइम भी नहीं बताया, जबकि 21 होना था और 24 आ गया और वो 26 में परिसीमन की बात चल रही है। तो उनको जल्दी से सब विस्तार से बताना चाहिए हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। अगर नहीं तो हम लोग मांग रहे, हम लोग निजी क्षेत्रों में भी आपको भागीदारी देनी होगी। आंकड़े आने के बाद आपको उस पर देखिए, आंकड़े आने मात्र से या जनगणना होने मात्र से भला नहीं होने वाला, बिल्कुल इसके आंकड़े के अनुसार आपको योजनाएं बनानी होगी, आपको चिन्हित करना होगा कि कहाँ किसको भागीदारी देनी है, किस तरह से हम सरकारी योजनाओं को लेकर जाएं। जब तक सभी वर्गों का बढ़िया बेहतर भागीदारी नहीं होगी तब तक किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो राष्ट्र का अगर बेहतर निर्माण करना है, सरकार को आंकड़ा जुटाना होगा, आंकड़ों को चिन्हित करना होगा, उसके अनुसार उनको योजनाएं बनानी होगी, तब जाकर भागीदारी होगी। आज भी देखेंगे विश्वविद्यालय में एक तरफा है, सच सेक्रेटरी लेवल में एक तरफा है, तो दलित अति पिछड़ा बहुत से पदों पर मतलब एक तरफा मतलब देखने को मिलता है, यानी SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो दूसरी तरफ इसका विरोध ही करते हैं और जो जनगणना की मांग करते थे, जिसे आप देखेंगे एक बार निकला 3 यादव, मुलायम जी, अखिलेश, शरद जी और लालू जी को, तो इस तरफ जातिवादी करते हैं, लेकिन जबकि वो खुद वहाँ बैठ के जातिवाद का नंगा नाच करते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर देखें, वहाँ का कुलपति है तो किस तरह जातिवाद तो रिपोर्ट है कि खाली ही है, कोई है ही नहीं। हां, केंद्रीय विश्वविद्यालय खाली है, इस तरह की रिपोर्ट। तो ये सब चीजें तो उस जनगणना के बाद निश्चित तौर पर लोगों को लाभ जरूर, जनगणना के आधार पे आंकड़ा, सरकार की नियत पे भी, सरकार किस तरह की आंकड़े के बाद काम करती है, क्या योजनाएं बनाती हैं, किस तरह से जनता को उसको जो भागीदारी देती है, उस हाशिए के तबका, जो पिछड़ा, जो आदिवासी, दलित, जो है पिछड़ा जो वर्ग है, सबको जो किस तरह से समायोजित करके देश के विकास में हम उसको भागीदारी को सहभागी बनाएं, इस पर विचार। अच्छा, इस मतलब घोषणा को लेकर टाइमिंग के लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तो जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था,
तो सारे लोगों की नज़र हमारे पड़ोसी जो मुल्क है और मतलब पाकिस्तान उस पे थी कि इस तरह की मतलब आतंकी हमले कर रहा है। तो लेकिन क्या उस बीच में इसको ले आना, अब इसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल निकल रहे हैं, क्या ये भी कुछ बात है? क्या ये कई बार ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसको अभी सबसे प्राथमिकता में बिहार चुनाव दिख रहा है। क्योंकि उस दिन भी आप ध्यान दीजिएगा, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई दिल्ली में और सब पार्टी के लोग गए, हमारे यही प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा रद्द कर दिए, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में न जाकर बिहार में मधुबनी में आके भाषण दे रहे थे और चुनाव प्रचार में उस पर संवेदनहीनता दिखी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस तरह से वो लोग अट्टहास कर रहा था, बड़ा जनता उससे बड़ा आक्रोशित हुई, जहाँ एक तरफ पूरे देश की जनता उम्मीद लगाया हुई है कि कैसे उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उस तरह उस स्थिति में आप चुनाव आके दौरा कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उनका कहीं ना सबसे बड़ी जो नजर है, प्राथमिकता है, वो बिहार का चुनाव पे है। तो हो सकता है वो एक कारण रहा और भी कुछ कारण होंगे, उनकी मजबूरियां होंगी, तो वही बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकता बिहार का विधानसभा चुनाव है। चलिए, और एक जाते जाते एक हम सवाल और करना चाहते हैं, इस तरह जो यूट्यूबरों पर जो सरकार चाबुक चला रही है, खासकर दो चीज़ों को देख सकते हैं कि 2 दिन पहले संजय शर्मा की 4 PM चैनल है, उस पर भी सरकार ने मतलब रोक लगा दी। उसके एक दिन पहले नेहा राठौर जो है वो गाती हैं, उन पर भी मतलब FIR दर्ज हुए हैं। तो इसको लेकर विपक्ष कहाँ है, क्या कर रहा है? देखिए, आप विपक्ष के साथ है और आप सरकार का जो रवैया है तानाशाही वाला, तो आप देख सकते हैं, वो पत्रकारिता में नहीं लेकिन न्यायपालिका में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उनका निशिकांत दुबे जो सांसद है गोड्डा से भाजपा का, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी किस तरह के बयान दे रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। और दूसरी तरफ चाहते हैं कि जितने पत्रकार हैं, चाहे जो भी मीडिया हाउस है, वो चैनल हो, वो सब चाहते हैं हमारे गोद में बैठ के हम जो कहें वही करें, और उनको जो सवाल पूछने वाला लोग है उसको जबरदस्ती दबाना चाहते हैं। यह पूरा देश देख रहा है, जिस तरह से नेहा राठौर के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है मिला, वो फिर उसके बाद ये जो PM है, इस तरह इन पे जिस तरह से उन्होंने FIR करवाया, प्रतिबंध लगाया, उससे देश के जो भी बौद्धिक वर्ग का लोग है, जागरूक लोग है, वो बहुत आक्रोशित है। और विपक्ष भी आपने वहाँ अपने जी ने तो पूरा ऑडियो ही नहीं आ रही उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक आप किसी भी सवाल पूछने वाले को आप इस तरह से दबा के नहीं रख सकते हैं, या एक तरह से कहें तो संविधान पे चोट है, उस व्यक्ति पे नहीं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस संविधान पे चोट कर रहे हैं लोग। और आज हम लोग न्याय जी के और 4 PM संजय जी के और प्रोफेसर साहिबा के साथ हैं हम लोग, ये गलत हो रहा है। किसी भी चैनल वाला, किसी भी कोई पत्रकार अगर आप संविधान के दायरे में रह के आपसे सवाल करता है, और सवाल करना उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपने सरकार से सवाल करे, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन आप उसको आपकी जुबान काटने में लगे, या बहुत घोर निंदनीय शर्मनाक है। चलिए, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश पाल, हमारी बातें हो रही थी, तब तक के लिए नमस्ते। चलिए, धन्यवाद।